In this lecture, we will discuss about sections 5.4.3 to 5.4.7, which you normally discussed about different types of filters which are designed using pole zero placement. First, let's have a quick review about the pole zero placement. तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब भी कोई पोल इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक पोल इंसर्ट करना चाहते हैं, अब क्योंकि ये पोल कॉम्प्लेक्स है तो इसी का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर भी होगा. अब मैथमेटिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज मेरा ये P1 पोल है, तो हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग इसको, क्योंकि अब ये वाला पोल आता है तो इसका एक रेडियस होगा और ये जो एंगल होगा उसको अगर हम लोग R ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैथमेटिकली ये P1 पोल क्या हो जाएगा, R e रेस पावर J ओमेगा नॉट. इसी तरह अब ये जो सेकंड पोल है जो कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये क्या हो जाएगा, इसका होगा एंगल माइनस ओमेगा नॉट, रेडियस वही वाला होगा. तो ये अगर P2 है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं R e रेस पावर माइनस J ओमेगा नॉट. अब जनरली हम लोग क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल टू 1,2 R e रेस पावर प्लस माइनस J ओमेगा नॉट. ये हमारे क्या आ जाते हैं, पोल्स आ जाते हैं जो कि हम लोगों ने इंसर्ट किए हैं. अगर हम लोगों ने ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हुए हैं तो सिमिलरली वो भी हम लोग मैथमेटिकली इसी तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल Z12 इज इक्वल टू R e रेस पावर प्लस माइनस J ओमेगा नॉट. R रेडियस है, ओमेगा नॉट बेसिकली उसका एंगल है उस पोल का. तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं पोल्स के लिए, ज़ीरोज़ के लिए, कुछ पेयर्स के लिए डिफरेंट होंगी, दूसरे पेयर्स के लिए डिफरेंट होंगी. लेकिन अगर जैसे कि ये वाला सिनेरियो है, टू पोल्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, तो उनका रेडियस सेम होगा, एंगल भी सेम होगा. डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्लॉकवाइज होगा. हम लोग फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्पेशल फिल्टर्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइप है डिजिटल रेजोनेटर्स. बेसिकली डिजिटल रेजोनेटर्स क्या होते हैं कि ये टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स पर एग्जिस्ट करते हैं और वो जो पोल्स होते हैं वो आपने यूनिट सर्कल के नियर प्लेस किए होते हैं. एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट सर्कल के ऊपर ही हों, वो नियर टू यूनिट सर्कल होते हैं. उससे क्या होता है कि एक रेजोनेंट पीक क्रिएट होती है. अभी हम लोग जब हम लोग उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह प्लॉट करेंगे तो हमें वो क्लियर होगा. अब टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, P12 तो मैथमेटिकली होगा R e रेस पावर प्लस माइनस J ओमेगा नॉट. तो उसके अंदर ये टू पोल्स होंगे जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे. जनरली हमें पता है कि सिस्टम के अंदर जितने पोल्स होते हैं उतने ही सिस्टम के अंदर ज़ीरोज़ होते हैं. तो इसी तरह इस सिस्टम के अंदर क्या होंगे, इस फिल्टर के अंदर टू ज़ीरोज़ होंगे. ओके, अब जो हम पोल्स पे जाएं तो वो जो पोल्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि उस पोल का एक रेडियस होगा और एक क्या होगा, एंगल होगा. अब एंगल जो है वो किस चीज़ को डिटरमिन करेगा, उस विल बी अप्रॉक्सीमेटली एट द रेजोनेंट पीक. अभी हम लोग देखेंगे कि जो एंगल है वो कैसे उसकी रेजोनेंट पीक को डिटरमिन करेगा. सेकंड ये है कि जी जो रेडियस है वो डिटरमिन्स हाउ प्रोनाउंस द पीक इज. एक्चुअली वो पीक को डिटरमिन करेगा कि वो कितनी प्रोनाउंस है. ओके, जो हम लोगों ने ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हुए हैं तो ज़ीरोज़ जो हैं वो हम लोग ऑप्शन है कि हम लोग उन दोनों ज़ीरोज़ को ओरिजिन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ये है कि जी एक ज़ीरो आप Z इज इक्वल टू 1 के ऊपर इंसर्ट कर दें और जो दूसरा ज़ीरो है वो Z इज इक्वल टू -1 के ऊपर इंसर्ट कर दें. ओके, हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग अपने ज़ीरोज़ ओरिजिन के ऊपर इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या बनता है, और अगर हम लोग +-1 के ऊपर इंसर्ट करें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा बनता है. हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर हमारे ज़ीरोज़ जो हैं वो ओरिजिन के ऊपर हैं. ज़ीरोज़ ओरिजिन के ऊपर हैं, इसका मतलब है कि इसकी न्यूमिनेटर में कोई टर्म नहीं आएगी, सिंपल B0 जो कि उसका गेन है वही टर्म आ जाएगी. टू पोल्स हैं,
अब हमें पता है कि 2 पोल्स हैं, तो हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो बेसिकली हम लोग यूँ लिखते हैं कि सम टर्म इनटू सम टर्म डिवाइडेड बाय सम टर्म इनटू सम टर्म, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ओरिजिन के ऊपर ज़ीरोज़ हैं, ऊपर कोई टर्म नहीं आएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस P1 Z माइनस 1 इंटू 1 माइनस P2 Z माइनस 2। अगर हम लोग P1 की वैल्यू इंसर्ट करें तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस हमने लिया हुआ आर ई रेस पावर जे ओमेगा नॉट इंटू जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जी माइनस 1। तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर हम इन दोनों टर्म फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो फाइनली हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। ये है बेसिकली हमारे पास रेजोनेंट डिजिटल रेजोनेटर का फ्रिक्वेंसी रिस्पांस जब हमने उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो ओरिजिन के ऊपर इंसर्ट की। नेक्स्ट केस है कि अगर हम लोग अपने ज़ीरोज़ जो हैं वो प्लस माइनस 1 के ऊपर लें, पोल्स तो उसी लोकेशन के ऊपर रहेंगे, तो डिनोमिनेटर जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक +1 के ऊपर लिया और एक -1 के ऊपर, अगेन वही वाली नोटेशन यूज़ करें 1 माइनस Z1 Z माइनस 1 इंटू 1 माइनस Z2 Z माइनस 1। ये Z1 और Z2 जो हैं वो उसके 2 ज़ीरोज़ हैं और ये जो Z माइनस 1 यहाँ पे है ये Z ट्रांसफॉर्म के डिवाइडेड बाय समथिंग वो हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक ज़ीरो जो है वो +1 पे है, तो वो हो जाएगा Z माइनस 1 इंटू जो सेकंड ज़ीरो है वो माइनस के ऊपर है तो माइनस इंटू माइनस +1 Z माइनस 1 डिवाइडेड बाय समथिंग। तो बेसिकली हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। अगेन सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये G जो है ये उसका गेन है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये गेन हम लोग यहाँ पे इस तरह डिसाइड करते हैं कि जब हम लोग इस फ्रिक्वेंसी रिस्पांस को प्लॉट करेंगे तो उसका जो पीक आएगा वो 1 आना चाहिए। जहाँ पे भी वो पीक वाइल लाई करता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, सो दैट कि हम फिल्टर्स के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेस को आपस में कंपेयर कर सकें। एक्चुअली एक स्केल के ऊपर लाने के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने B0 ले लिया, यहाँ पे हमने G ले लिया, वो बुक की नोटेशन है। बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं वो गेन्स ही हैं। हम लोग फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं रेजोनेटर विद ज़ीरोज़ एट ओरिजिन। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि उसका जो सिस्टम फंक्शन है वो किस तरह का होगा, ये होगा। अब ग्राफिकली क्या होगा कि ग्राफिकली हमारे पास ये है कि जी क्योंकि अब इसमें 2 पोल्स थे, एक था आर ई रेस पावर जे ओमेगा नॉट और सेकंड पोल था आर ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा नॉट पे। तो ये एक फर्स्ट पोल है, उसका रेडियस r है, एंगल हमने ओमेगा नॉट रखा है। ये सेकंड पोल है, ये उसका रेडियस है और उसका हमने एंगल माइनस ओमेगा नॉट रखा है। तो ग्राफिकली इसके जो पोल्स हैं वो ये वाले होंगे। जब हम इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का होगा। बेसिकली देखें होगा क्या कि जहाँ पे हम लोग पोल इंसर्ट करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, एक रेजोनेंट आ रही है। ये वाली चीज़ जो है ये पीक्स आ रही हैं, ये फर्स्ट पीक है और ये सेकंड पीक है। ये बेसिकली ओमेगा नॉट को रिप्रेजेंट करती है और ये माइनस ओमेगा नॉट का कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट थी कि जी एंगल विल बी अप्रॉक्सीमेटली एट द रेजोनेंट पीक। तो जो एंगल है वो बेसिकली आपका डिटरमिन करता है कि रेजोनेंट पीक कहाँ पे हो। ओके, अब सेकंड पैरामीटर ये तो हो गया हमारा ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट ने ये चीज़ डिसाइड कर दी। सेकंड पैरामीटर है रेडियस। अब रेडियस क्या डिसाइड करता है, रेडियस के लिए देखें उसने एक्चुअली 2 फिल्टर्स के रिस्पॉन्सेस को प्लॉट किया हुआ है। एक में रेडियस है r इज इक्वल टू 0.8 और सेकंड है r इज इक्वल टू 0.95। मीन एक का रेडियस लेस है और दूसरे का ग्रेटर है। तो उसमें क्या आ रहा है कि जो वो कहते हैं कि जब रेडियस लेस है तो देखें आपके पास जो डॉटेड लाइंस है ये थोड़ी सी स्प्रेड है एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। जैसे ही हम लोग रेडियस इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो स्प्रेड है वो क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है। इट मीन्स जितना रेडियस इंक्रीज करेंगे उसको हम लोग यूनिट सर्कल के क्लोज लेके जाएंगे तो
रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारे पास क्या आएगी, शार्प पीक आ जाएगी। और यही वो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट थी कि रेडियस डिटरमिन्स हाउ प्रोनाउंस द पीक इज, कि पीक कितनी प्रोनाउंस है, जितनी शार्प होगी उतनी ही वो पीक प्रोनाउंस्ड होगी, और जितनी वो ज़्यादा स्प्रेड होगा इट मीन्स वो पीक उतनी प्रोनाउंस नहीं है, वो पीक उतनी डोमिनेंट नहीं है। तो ये बेसिकली आपको शो करता है एंगल का इफेक्ट और रेडियस का इफेक्ट। एंगल आपका डिटरमिन करता है कि आपकी रेजोनेंट पीक किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट, और रेडियस डिसाइड करता है कि आपकी पीक कितनी प्रोनाउंस्ड है। अब आप रेडियस को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, हमने इनिशियली देखा है कि हमने पोल्स हमेशा जो हैं वो हमेशा इनसाइड द यूनिट सर्कल ही होने चाहिए। मैक्सिमम हम लोग उनको यूनिट सर्कल के ऊपर लाई कर सकते हैं, यूनिट सर्कल से आउटसाइड नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए हम लोग जो है वो आर जो है वो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं 1 को, 1 से ग्रेटर हम लोग नहीं लेके जा सकते। सेकंड ग्राफ में बेसिकली उसने फेज़ रिस्पांस प्लॉट किया हुआ है। मोस्टली हम लोग फेज़ रिस्पांस को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, मैग्नीट्यूड रिस्पांस से ही हमें कंसर्न होता है, लेकिन ये उसका फेज़ रिस्पांस है जो कि हमने रेजोनेटर लिया हुआ है। ओके, अब सेकंड केस है कि डिजिटल रेजोनेटर जब हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो प्लस माइनस 1 के ऊपर हों, तो ये उसका सिस्टम रिस्पांस है। फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वो हम लोगों ने देख लिया हुआ है, अगेन उसी तरह ही है। डिफरेंस सिर्फ ये आ रहा है कि आपके पास एक 0 + 1 पे आ रहा है और दूसरा 0 - 1 पे आ रहा है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस का कंपैरिजन करें तो क्या होता है, अब अगर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस जो हमने प्रीवियसली देखा है कि जब हमारे ज़ीरोज़ ओरिजिन पे थे, तो अगर हम उसको इसके साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, बेसिकली डिफरेंस इस जगह पर आ रहा है कि जब हमने ज़ीरोज़ इंसर्ट कर दिए हैं तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो किसको अप्रोच कर जाती हैं, 0। वाई एक्सिस के हिसाब से देखें तो 0 के क्रॉस जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0। मीन ये हाई फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे भी वो किसको अप्रोच कर जाएगा। अब कंपेयर करें ये वाला, देखें यहाँ पे भी ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा था और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा था। तो जब हमने ज़ीरोज़ इंसर्ट किए 1 और -1 के ऊपर तो वो ओमेगा = 0 पे भी 0 को अप्रोच कर गया। मीन अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो 0 हो गया और हाई फ्रिक्वेंसी पे भी क्या हो गया, वो 0 के इक्वल। एक ये एडवांटेज हुआ है कि हमारे पास जो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसीज थी वो टोटली क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई। ये हो गया हमारा ज़ीरोज़ इंसर्ट करने का एडवांटेज। अब सेकंड चीज़ ये है कि जी यहाँ पे रेडियस का इफेक्ट सेम वही इफेक्ट है कि रेडियस जितना आप इंक्रीज़ करेंगे आपकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, प्रोनाउंस्ड हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर रेडियस आप लो रखेंगे। तो बॉटम फिगर में एक्चुअली उसने फेज़ रिस्पॉन्स प्लॉट किया हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ऑसिलेटर। बेसिकली इसको हम लोग यूँ भी कहते हैं डिजिटल साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स। अब ये कैसे ड्राइव होते हैं, अब ये बेसिकली ये होता है कि जो आपने प्रीवियस रेजोनेटर देखा है उसमें हमने देखा है कि जो हमारा यूनिट सर्कल विद इन, जो हमारे जो पोल्स हैं वो विद इन दी यूनिट सर्कल होते हैं। अगर हम मेक श्योर करें कि हमारे पोल्स जो हैं वो ऑन द यूनिट सर्कल हैं, अगर वो ऑन द यूनिट सर्कल होंगे तो वही रेजोनेटर जो है वो हमारा ऑसिलेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास रेजोनेटर था, अगर हम लोग अपने ज़ीरोज़ ओरिजिन के ऊपर इंसर्ट करें तो उसका जो हमारे पास सिस्टम फंक्शन या फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आता था हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। हम लोगों ने जब ये किया था तो हम लोगों ने ये किया था कि जी हमारे पास 2 पोल्स हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं और वो हैं r e⁻ के ऊपर। अगर हम लोग इसी को ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने जो पोल्स हैं उनको यूनिट सर्कल के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर वो यूनिट सर्कल के ऊपर चले जाते हैं तो इट मीन्स r किसके इक्वल हो जाएगा, 1। तो हमारे सिंपल जो पोल्स हैं वो ये वाले वो किसके इक्वल हो जाएंगे,
ई रेस पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएंगे। ये वाली जो हमने डेरिवेशन की है यहाँ पे r को 1 के इक्वल पुट कर देंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी r को 1 के इक्वल पुट कर देंगे। ओके, अब ये आ गया हमारे पास सिस्टम फंक्शन। अब हमें पता है कि अगर हमें z ट्रांसफॉर्म गिवन हो तो हम लोग इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म से उसका h ऑफ n कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गिवन है कि जी जो ये वाला फ़िल्टर था उसका जो h ऑफ n आता है वो ये वाला आ जाता है। हम अज्यूम कर देते हैं कि हमने ये खुद कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो था बेसिकली रेजोनेटर का। ऑसिलेटर बनाने के लिए r इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 तो 1 रेस पावर n वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑसिलेटर का इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है रेजोनेटर के इम्पल्स रिस्पॉन्स का। तो हमने ये कहा कि जी अगर हम लोग रेजोनेटर को ऑसिलेटर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो r इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग अपने पोल्स यूनिट सर्कल के ऊपर इंसर्ट करेंगे, जिससे हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई होके ये आ जाता है। सिंपल यहाँ पे r की एक ही टर्म थी, तो आपने r इक्वल टू 1 किया तो 1 रेज पावर n जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब इस एक्सप्रेशन में देखें हमारा है जो वेरिएबल है वो है n, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे n वेरिएबल है और ये n वेरिएबल है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो हम लोग इसको फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a इंटू साइन n प्लस 1 ओमेगा नॉट इंटू यू ऑफ n। सॉरी, हमें ये भी एक्चुअली क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इन सारों को स्क्वायर ब्रैकेट्स करेंगे। जहाँ पे टाइम आता है हम लोग अपनी जो नोशन है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया एक्चुअली उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब देखा जाए तो ये सिस्टम क्या जनरेट कर रहा है, ये एक साइनोसाइडल जनरेट कर रहा है, साइन ऑफ n प्लस 1, ये एक साइनोसाइडल जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे सिस्टम या फिल्टर को क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ऑसिलेटर है, एक स्पेसिफिक ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है। हमारे पास ये जो एक इक्वेशन आई थी, अगर हम लोग इसको जेनेरिक करें तो ये हमारे पास क्या बनती है, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन बनती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो z है वो क्या, हाईएस्ट पावर उसकी क्या है, -2। अगर हम इसी इक्वेशन को जेनेरिक करके लिखें तो हम लोग यूँ लिख सकते हैं b0/1 प्लस a1z-1 प्लस a2z-2। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखें तो इट मीन्स हमने a1 किसके इक्वल लिया हुआ है, -2 और cos ओमेगा नॉट, और a2 किसके इक्वल लिया हुआ है, आर स्क्वेयर के इक्वल लिया हुआ है। तो बेसिकली ये वाला सिस्टम क्या था, आपका एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम था। हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स लें तो हम लोग जी डोमेन में उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एच ऑफ जी हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, वाई ऑफ जी ओवर एक्स ऑफ जी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म के जो चैप्टर था उसमें बहुत डिटेल से देखा था कि अगर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन हो तो हम लोग इससे अपनी डिफरेंस इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर क्विकली मैंने वो कैलकुलेट कर लिया, वो बेसिकली आती है इस चीज़ के इक्वल। अब अगर आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो तो आप उस सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम भी ईजीली प्लॉट कर सकते हैं। गिवन के हमें पता है कि जी अगर सपोज हमारे पास x ऑफ n है तो अगर हमने उसमें डिले लेके आना है, मीन उसको x ऑफ n-1 करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे z-1 का एक ब्लॉक लगा लेते हैं। तो डिले के लिए हम लोग z-1 का एक ब्लॉक लगाते हैं तो हमारे पास जो भी इनपुट आ रही होती है उसके ऊपर क्या आ जाता है, 1 यूनिट का डिले आ जाता है। तो अगर हमें ये भी नोन हो और मेरे पास ये डिफरेंस इक्वेशन हो तो मैं उसकी ईजिली ब्लॉक डायग्राम प्लॉट कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के हम लोग ये वाली ब्लॉक डायग्राम प्लॉट कर लिए। तो अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि जी यहाँ पे डेल्टा ऑफ n है, जो हम लोगों ने इक्वेशन की है उसमें x ऑफ n है। तो बेसिकली ये डेल्टा ऑफ n है, ये इसलिए है कि इनिशियली जब हम लोग सिग्नल को इनपुट देते हैं तो हम लोग अज्यूम करते हैं, फिल्टर को इनपुट देते हैं तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि x ऑफ n की जगह हमने उसको क्या इनपुट दे दी है, डेल्टा ऑफ n। अब डेल्टा ऑफ n हम लोगों ने डिटेल से देखा है कि वो बेसिकली सिर्फ एक पल्स होती है,
अब ये वाला सिस्टम ये कहता है कि अगर आप इस सिस्टम या फिल्टर को एज ए इनपुट एक पल्स दे दें तो वो ऑटोमेटिकली वो साइनोसाइडल जनरेट करता रहेगा। इट मीन्स कि वो हमेशा आपको आउटपुट देता रहेगा, आपने जस्ट उसको कुछ टाइम के लिए एक पल्स दी और उसके बाद वो हमेशा के लिए क्या कर लेगा, आपको एक साइनोसाइडल जनरेट करके देता रहेगा। तो ये है बेसिकली आपका डिजिटल साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स।